नमस्कार सभी मेरे यूट्यूब के दर्शकों को। आज हम आपको इतने दिन से बहुत सारे इंटरव्यू करे राजनीति से और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, लेकिन आज मैं साक्षात ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो इंसान के रूप में फरिश्ते हैं और लावारिस लोगों को जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिनको दूसरों की तो बात, जो लावारिस है उनकी बात छोड़ो, जो परिवार में रह करके जो बेटे आस-पास रह कर के माँ-बाप का ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों का ऐसे कई सारे लोगों की इन्होंने सेवा करी, अंतिम संस्कार करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं या हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इनका पर्सनल वार्ड भी है। ये महाकाल सेवा संस्थान चलाते हैं, जिनके 2 मेन हेड हैं, आप करीम पठान जी हैं और आप जयी जोशी जी। सबसे पहले तो इनका परिचय हम दोनों से जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम करीम खान। जी। सर कहाँ विराजते हैं आप? सर इंदौर, शनि मंदिर, जूनी इंदौर के पीछे। अच्छा। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम है जयदीप जोशी, मुझे लोग जयू के नाम से जानते हैं। मैं भी इंदौर में बंगाली चौराहे पे रहता हूँ। अंतिम संस्कार करते हैं, लाशों के इलाज करवाते हैं और जो गुमशुदा है उनको, जो मानसिक रूप से विकसित है उन सबको पकड़ करके इलाज करवाते हैं। तो ये आपने कैसे शुरू किया सर? कब से ये? अंतिम संस्कार की शुरुआत तो हमारे करीम पठान जी के पिताजी ने 1978 में की थी और जीवित लोगों की सेवा का कार्य हमने 2018 से चालू किया है। तो अंतिम संस्कार की शुरुआत कैसे हुई ये करीम भैया आपको अच्छे से बता सकेंगे। हाँ सर, आप बताइए ऐसा कब आपके मन में आया कि मुझे ये करना चाहिए? सर 1978 की घटना है ये। हाँ। 1978 में ऐसा हुआ था सर, एक कॉलोनी बसी थी हाँ। और उसमें कोई गरीब परिवार रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। तो सभी कॉलोनी ने थोड़ा-थोड़ा चंदा इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अपन सर के बच्चे थे, आपके मेरे घर बच्चे भी हैं, तो वो हँसी-मज़ाक ठिठोली करते रहते हैं। बच्चों में कोई हँसी-मज़ाक भी होती है, कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है। तो उसी बच्चों में क्या होता है, एक बच्चे ने बोला कि बेट आज तू इतनी बड़ी बात आगे कर रहा है, इतने पैसे जब तेरे पास नहीं थे कि तूने तेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दिया होता और हमारे पिताजी सबके द्वारा चंदा करके वो अंतिम संस्कार है। तो बच्चे के शॉर्ट में ऐसा माइंड में लगता है और वो जाके सीधे ट्रक के सामने आके आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, वो बच्चा उस बात को सुन करके? हाँ, बच्चे को एकदम माइंड में क्या आते, तो हमारे पिताजी के मतलब दादाजी स्वर्गीय वो थे उस टाइम पर, तो उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया सब कार्यक्रम करने के बाद कि बेटा दोबारा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, तो ऐसा कुछ कार्य करो तुम। अच्छा। तो उस टाइम 78 में अच्छी टीम थी मेरे पिताजी का, पापा जिला न्यायालय में कोर्ट मुंशी थे। तो सबने मीटिंग करी बैठ के, फिर उस टाइम 1978 से लेके आज तक ये सेवा गति मतलब चल रही है। क्या संस्था का क्या नाम रखा? सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति इंदौर। अच्छा। फिर तब से आप रेगुलर करते आ रहे? बिल्कुल रेगुलर है और अभी तक जब से लेके अभी तक मेरे पिताजी के द्वारा मेरे द्वारा 10,000 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के धर्म के अनुसार किया जा चुका है। और जैसा भैया ने बताया अभी, तो भैया के 18 से जोड़ने के बाद जब इसे भैया के शुभ जन्म दिवस पे सारी अस्थियां साल भर की इकट्ठा होती हैं और अस्थियों का पूजन होता है इंदौर शहर में। इंदौर शहर के बाद फिर गायत्री परिवार है हरिद्वार में, वहाँ पर पूजा होने के पश्चात सारी अस्थियां विसर्जित कर दी जाती है। तो ये करीम खान जी ने बताया कि ये इन्होंने इसी तरह से, जैसे वो लड़का था मानसिक रूप से उसको प्रेशर हुआ और वो जा करके वहाँ ट्रेन के आगे लेट गया, तो उससे इनके दिल में और इनके पिताजी ने इनको मोटिवेट किया। सर जयू जोशी जी, आपको जैसा कि हम पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पर, सबको हमने पढ़ा, आपको इंदौर का सोनू सूद भी कहते हैं और आप सबको इंदौर का मसीहा कहते हैं। कई लोगों से, अधिकारियों से आप मिलते हो, तो आप इनसे कब मिले और ऐसी क्या घटना करके आप इनसे प्रभावित होकर के आपने ये काम, सेवा का काम शुरू किया? करीम जी से मेरी मुलाकात ये शासकीय हॉस्पिटल में हुई थी कि कई बार मैं सड़कों से मरणासन स्थिति में मरीजों को रेस्क्यू करके लाता था, इलाज करवाता था। जैसे 10 मरीजों को लाया तो 10 में से 2-3 की मृत्यु हो जाती थी। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जब उनका पोस्टमार्टम होता था, पीएम रूम है, वहाँ पे इन भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो फिर हमने विचार किया क्यों ना, जैसे आप ज़िंदगी के बाद आप सेवा देते हो, हम ज़िंदगी के साथ सेवा देते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि अपनी पूरी टीम बने जो ज़िंदगी के साथ भी सेवा दे, ज़िंदगी के बाद भी सेवा दे। तो इस तरह फिर हम एक हुए। तो 2018 से लेकर आज 2023 है और सभी भाईचारा है हमारे बीच में, बिल्कुल प्रेम मोहब्बत से, और दिन रात हम यही रहते हैं, हॉस्पिटल में सेवा करते हैं। अभी जैसे आपको हमारा वार्ड दिखाया, वार्ड के बाद अभी हमारा वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। अब हम बस, हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक मरीजों को रेस्क्यू करके लाएं और उनकी लाइफ को पहले बचाएं। बाकी तो सब भगवान के हाथ में होता है। अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो सुल्तान समिति के करीम भाई और मैं महाकाल संस्था हम माध्यम से मिलके और उनका व्यवस्थित अंतिम संस्कार कर उनकी जो अस्थियां होती है उसे हरिद्वार गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये सब आप काम करते हो, आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ पर लावारिस व्यक्ति पड़ा है, या फिर ऐसा है कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, वो इतनी भयंकर बीमारी से पीड़ित है? आपको कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है?
सर जब आज से 2-4-5 साल पहले हमने काम चालू किया था लावारिस लोगों के लिए, तो हमको शहर भर में खुद स्वयं अपनी गाड़ियों से घूमना पड़ता था, तो सड़कों पे हम नज़र मारते थे। मैं अपने बारे में एक बात ये बताना चाहूँगा कि मरीज जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मुझे सिग्नल नहीं दिखता, मुझे ट्रैफिक नहीं दिखता, मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखती। मेरी जो नज़र पड़ती है वो डायरेक्ट फुटपाथ पे जो पड़ा हुआ रहता है व्यक्ति, तो ऑटोमेटिक मेरी नज़र उस पर पड़ जाती है। उसके अंदर से जो वाइब्स निकलती है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद वो किसी हेल्प के लिए अपने से बोल तो सकता नहीं, वो दयनीय स्थिति में होता है। हम स्वयं जाते हैं, अगर वो कंबल या चद्दर में ढका होता है, मलमूत्र में सना होता है, तो पहले उसे वहाँ पे व्यवस्थित बिठा के पूरी टीम के माध्यम से उसे साफ करते हैं। उसके शरीर में जो गंदगी है, जो कीड़े लगे हैं, उसे निकाल के सबसे पहली प्राथमिकता पे हम पुलिस को सूचना देके उसे हॉस्पिटल लाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और जैसा कि एक बात ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर बनने के लिए पहले डॉक्टर की पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियर बनने के लिए पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। तो आज जो ये सेवा कार्य हमने चालू किया, तो इसको करने के लिए भी हमने ज़िंदगी की एक पढ़ाई करी, क्योंकि मेरे भी बचपन से माता पिता नहीं थे। मैं इंदौर आया, तब मैं इन लोगों के साथ ही पहले मैंने सड़कों पे कई समय बिताया। एक तरह से मैंने कोचिंग लिया, पढ़ाई की, सड़कों पे इनके साथ रहा, इनकी तकलीफ क्या है, किस किस चीज़ों की इनको ज़रूरत है, इलाज, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, आश्रय, फिर इस चीज़ को समझा। और तो अभी आप आपकी बात कंटिन्यू रखना। आप वैसे बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो? मैं बेसिकली तो बहुत दूर, इंदौर से 150 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल है झाबुआ जिला, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, आदिवासी अंचल है, ट्राइबल है, मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं है, लाइट, बिजली, पानी की समस्या है। तो मैं उस गांव में का छोटा सा, मतलब एक गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा की मृत्यु हो जाने के बाद में मैं अपना गाँव छोड़ के और जीवन को जीने के लिए इंदौर आया था। मतलब मेरा भी सपना था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कलेक्टर बनूं, लेकिन परिस्थितियां इतनी अकॉर्डिंग नहीं थी। तो मैं आज जो भी हूँ जीवन से सबक लेके मैं मानव सेवा की लाइन में आ चुका हूँ। एजुकेशन वगैरह क्या? एजुकेशन में मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, और कई गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, मैंने कई बार मतलब क्वालिफाइड भी की है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी कि इन सब चीज़ों को फिर साइड में रख के आज 24 आवर हम मानव सेवा का कार्य करते हैं। ये सर, कितनी भी सरकारी नौकरियां कर लो, कितने भी बड़े पद पा लो, राजनेता बन जाओ, वो सब नहीं कर पाते वो काम आप कर रहे हो। और ये वास्तव में इस काम के आगे कई नौकरियां कुर्बान, मैं ये समझता हूँ। और वास्तव में ऐसा कोई नहीं कर पाता है। अभी 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें महामारी में, क्योंकि मैं भी यही इंदौर में था, तो यहाँ परिवार के लोग, जिसको अगर ऐसा लग जाता कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो उसके पास आना जाना भी, उसको अलग से कमरे में क्वारंटाइन कर देते थे। उस दरमियान भी आपने काम जारी रखा? उसमें तो काफ़ी काम किया सर, परिवार के लोगों का करा, अननोन का तो करते करते, पर ज़्यादा हमने वक्त परिवार के लोगों को दिया है। तो फिर आप ये करते थे, घर पे जाते थे, तो घर वाले नहीं बोलते थे कि आप तो कोरोना के मरीज को छू गए? नहीं नहीं, घर वाले तो कहते थे ठीक है, आज अच्छा काम करके आया, तुम इसी बहाने बैठो और बाहर नहाओ बढ़िया, और तब घर में प्रवेश करो। तो कोरोना में तो सर जैसे पुलिस वगैरह बहुत ज्यादा सख्त होती थी, आप उनके पास जाते थे तो ऐसा? पुलिस प्रशासन ही लगभग हमसे मदद लेता था कि यहाँ पे भोजन की जरूरत है, ये गरीब यहाँ से पैदल यात्रा करके अपने गांव जा रहे हैं। इसी दौरान ही हमारी जो टीम को, जो हमको सोनू सूद का नाम दिया गया, मुंबई में जिस तरह सोनू सूद ने जो गरीब यात्री फंसे हुए थे उन लोगों की मदद की, ऐसे इंदौर में छोटे लेवल पे हमने चालू किया था, उनको व्यवस्था करनी, उनके खाने पीने की। और जैसे भैया ने बताया, कोविड में हमारे पास 230 डेड बॉडीज आई थी अंतिम संस्कार करने के लिए, हमने वो कार्य किया। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारियाँ हो रही थी, उसके खिलाफ भी हमारी टीम ने बहुत, कस्टमर बन के जो फर्जीवाड़ा करके नकली इंजेक्शन बेच रहे थे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम ऐसे गैंग तक भी पहुंचे। तो ये सेवा कार्य रहा हमारा कोविड में। ऐसा कोविड की तरह ऐसी कोई घटना बताएं जिससे आपको ऐसा हो जाता कि इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ में ऐसी विपदाएं, या फिर ऐसा कोई विरोध करने वाला, ऐसा कोई घटना है सर? और कोविड में सर सबसे अच्छी बात तो ये लगी थी कि हम लोग जब बॉडी को पैक करते थे, तो परिजन हम लोगों को साबुन देते थे। अच्छा, क्या देते थे? साबुन अपन तो अपन हाथ धोने के लिए दिए, आप लोगों को हाथ धोने के साबुन नहीं दिए। उनके जो आभूषण थे, उनके बॉडी के ऊपर, जैसे चेन है, कान की बाली है, पायजेब वगैरह है, नाक की लोंग वगैरह, उन्होंने वो उतारने के लिए अपने को दिए थे, अंगूठी वगैरह। अच्छा, वो क्या आप इसको जलाओ, पर हमारे जो जेवरात है वो वापस करो? वो हमें वापस कर दो। उसके बाद वो जेवरात हाथ में नहीं, वो कहते थे ये टेबल रखी है, इस टेबल पे पन्नी में आप रख के उसको बंद कर दो। तो वहाँ बड़ी पीड़ा होती थी कि यार ये क्या जीवन है इन लोगों का। इंसान जैसे चले जा रहे और आप उसके पीछे इंसान की कोई इनको कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात सर, ये मतलब अपन 10 या 20 मिनट तक दूरी पे बॉडी का चेहरा दिखा रहे हैं। अपन परिवार के लोग ना होते, वो उनको परिवार का चेहरे के अंतिम दर्शन दिखा रहे हैं। तो परिवार ये कह रहा है कि आप ही दिखा दो दूर से, हम तो हाथ भी लगाएंगे ना, हम दाग देना पसंद कर रहे थे। मतलब जैसे कोई कोविड उनको छुरा है।
और ऐसा कोई विरोध सर आपने भी पर्सनल रूप से, जैसे कई बार लोग ऐसे कोई धमकियां वगैरह भी देते हैं, क्योंकि हर अच्छे काम में ही बहुत सारी विरोध पैदा होते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्तिगत रूप से आपके पास में कोई ऐसी परेशानी? विरोध तो वही लोग करते हैं जो सेवा के नाम पे पहले अपना बिजनेस चलाया करते हैं, दुकानें चलाते थे बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम से। और हम लोग जब जमीनी स्तर पर कार्य करने लगे तो हम मानव सेवा से रिलेटेड हर वो कार्य करते हैं जो मतलब हमारा जमीर जिसकी इजाज़त देता है, या हमारा धर्म जिसकी इजाज़त देता है, या समय और परिस्थिति जिसकी इजाज़त देती है। तो रात की 3 बजे हमारे पास किसी का फ़ोन आ जाता है कि साहब यहाँ पे कोई बीमार है, दयनीय स्थिति में, हम समय ही नहीं देखते, हम 3 साढ़े 3 बजे हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। तो इससे उन लोगों को तकलीफ होने लगी जो ऐसे बुजुर्गों का सहारा लेके, जो डोनेशन लेके अपना कामकाज चला रहे थे। तो बस उन लोगों को ही दिक्कत होती है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अब जैसे इतना बड़ा आपका काम हो गया, आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो इसमें कोई आर्थिक सहयोग वगैरह कहीं? हाँ, आर्थिक सहयोग के लिए हमारी बहुत बड़ी टीम है युवाओं की। हमने मतलब हमारी ये वो थी, एक हमारा ड्रीम था कि लोगों को शमशान से जोड़ना है हमें, महिला पुरुष। तो आज आप देखना, अगर कभी आपको मौका मिले, आप हमारे साथ किसी लावारिस के अंतिम संस्कार में जाओगे ना, तो पहले हम 3 लोग चलते थे, जयू, करीम पठान और फिरोज पठान। आज ये काफिला मतलब 30+ लोगों का हो गया है। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि साहब ये सेवा है, हमारा ग्रुप बनाया है, उसमें हम एक संदेश डाल देते हैं कि हमें कल 5 लोगों की इस प्रकार से हेल्प करनी है। तो बाबा महाकाल की ऐसी कृपा होती है कि उतनी धनराशि का व्यवस्था उस दिन हो जाती है। और जैसे ही व्यवस्था होती है तो हमारा सेकंड एक मैसेज आता है कि अब इसमें कोई दूसरा सहयोग ना करें, आगे की सेवा के लिए आप उसे बचा के रखें, तो आर्थिक रूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इतने सारी लाशों का आपने अंतिम संस्कार करा, इतने सारे लोगों को आपने जिंदगियां दी, और कई सारे ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, उनको आपने इलाज करवा के उनको सही करवाया, कई गुमशुदा लोगों को आपने घर भिजवाया। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई केस या ऐसा कोई मरीज जिसकी वजह से आप सब लोगों को लगा कि इसमें ये तो बहुत ऐसा कोई सबक दिख गया, ऐसा कोई? ऐसा केस सबसे अच्छा केस था सर हमारे पास। हमारे जयू भैया, छोटा ला भाई बताया उन्होंने, फिरोज नाम उसका। ये नीमच गए थे कुछ काम से, नीमच कुछ काम से गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक बंदे को देखा जो खाली सिर्फ नाखून ऐसे चबा रहा था, बड़े बड़े बाल, और उसकी हालत दयनीय थी उसकी। तो ये रुके, उसको बड़ी मुश्किल से चाय नाश्ता इन्होंने कराया और उसको समझा बुझा के किसी तरह से पटा के गाड़ी में बिठाया। और जो काम से गए थे नीमच, वो काम तो उन्होंने छोड़ दिया दोनों ने, और उसको पर्सन लेके इंदौर आ गए। इंदौर आने के बाद फिर उसको मेंटल में, पहले तो उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, फिर उसको व्यवस्थित करके फिर मेंटल ले गए, फिर उसका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद फिर भैया ने काफ़ी खोजबीन करी, कोशिश करी कि किसी तरह इसके घर का पता, लोकेशन लगे, क्योंकि वो आदिवासी, वो बिहारी भाषा बोलता था। फिर उसको भैया ने पेंटिंग दिखाई, उसको वहाँ के मंदिर दिखाया, तो उसके थोड़ी समझ में आया, तो उनने इशारा करा। इशारा करने के बाद काफ़ी परेशान होने लगा। फिर वहाँ के जो ग्रुप है, दरभंगा ना, दरभंगा बिहार, वहाँ से उसकी लोकेशन निकाली थाने द्वारा, और निकालने के पश्चात फिर उसकी फैमिली को बुलाया। और उसकी फैमिली जब आई ना, तो भैया हमारी आंखें दंग रह गई कि उनके घर में किसी टाइम पर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होना, उसके भाई की पत्नी, बच्चे शांत होगा, तो ये माइंड डिस्टर्ब होके अब ये 1400-1500 किलोमीटर कैसे आ गया नीमच, उसकी कहानी उसको भी नहीं पता है। तो आपने सर जानना चाहिए, फैमिली से बातचीत करी फिर उस? फैमिली से बात की तो फैमिली ने ये बोला कि 6 साल पहले घर में गैस टंकी में ब्लास्ट हुआ था, तो इसको शॉक लगा, ये घर से निकल गया। और जब ये घर से निकला था तो इसका पुत्र था 1 साल का, आज उसका बेटा हो गया 7 साल का। तो 7 साल बाद उस बेटे को ये पता चला कि मेरे पिता जिंदा है, पत्नी भूल चुकी थी कि मेरा पति जिंदा है ना, विधवा की तरह जीवन यापन करने लगे थे, बूढ़े माँ बाप थे। तो उन्होंने कबूल कर लिया था कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं। लेकिन जैसे ही भैया बता रहे, हम नीमच से लाए उसे 250 किलोमीटर, और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन उसकी पत्नी को कॉल किया कि इसको जानते हो क्या आप व्यक्ति को? तो वो बोले हाँ, ये तो मेरे पति है। तो वो पल हमारे इतने जो सेवा कार्य हुए, 6 साल बाद एक व्यक्ति जिसके परिवार ने मान लिया था कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, 6 साल बाद अपने घर अपने बच्चों के साथ वापस गया ना, तो हम सबकी आंखें नम हो गई थी। तब हमें लगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जो ये आलोचनाएं होती है, जो ये आप पूछ रहे थे सवाल, तो हमको इन चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सौ की सेवा करता है वो शिव का भक्त होता है, और शिव स्वयं बाबा अघोरी होते हैं। हर मोह माया लाभ लालच स्नेह प्रेम क्रोध सबसे वो दूर होते हैं। तो हम भी मतलब उसी रंग में रंग चुके हैं हम। तो आप जैसे, क्योंकि ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है, जैसे आप मोमेडन उससे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप हिंदू से, तो कभी जैसे ऐसा नहीं लगता है कि यार ये तो इस समाज से है, हम इनका क्यों भला करें? कभी आपके मन में ऐसे कोई ऐसा आया कि ये तो हिंदू है, मैं ऐसा क्यों करूं? नहीं, आज तक ऐसा नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले घर से शिक्षा मिलती ना, इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म इंसान का। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
बिल्कुल सही है, आप भी सुन रहे हैं, मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा इनकी तरफ से। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जाति धर्म ये सब बाद में है, जब दुख आता है तब तो सब ये सब जातियां सब अलग होती है। ऐसी सेवा कर रहे हो तो इस बीच जैसे सरकार ने या फिर ऐसे किसी ने कोई आपको तो कुछ इनाम वगैरह दिया या फिर ऐसा प्रोत्साहन वगैरह कुछ? मिलते हैं ना सर समय समय पे। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, कोई अच्छा शासकीय त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है दूसरे, कोई सम्मान समारोह मिलता रहता है समय समय पे। और चुनाव के दरमियान ऐसा कुछ आपको कोई बुलाते हैं कि ये मानव सेवा संस्था के हैं और हमारे साथ में चलो प्रचार प्रसार में, ऐसा कभी कुछ? नहीं बुलाते सर, हम जाते नहीं है पर। हाँ, हम राजनीतिक नहीं है। अच्छा, सामाजिक किसी प्रकार का कोई कार्य होगा, सामाजिक, गरीब वर्ग की शादी से लेके या बहुत बड़ा कोई फंक्शन होगा, सामाजिक होना चाहिए, इससे समाज को कुछ लाभ हो, तो उसमें हम आधी रात को भी तैयार है। और किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। एक अच्छा, आप जो उसका जो अंतिम संस्कार करते हो वो जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आदिवासी, जो जो जिस जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप उसकी मतलब जो संस्कृति के उसके विधि विधान के हिसाब से करते पूरी संपूर्ण पूरी विधान पूर्वक करते हैं। और उसके हैं? पता कैसे चलता है कि ये उस कास्ट? वो सर पुलिस देती है अपने को, लिखित में लिख के देती है पुलिस। वो जो पोस्टमार्टम की टीम होती है, जो पीएम डॉक्टर करते हैं, और जो संबंधित थाना रहता है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति की शिनाख्त करें। उसमें हम किसी प्रकार का सजेशन देने के लिए उसमें उत्तरदायी है ही नहीं। हमें तो वो शव जब प्राप्त होता है उसमें हमें लिखित में ऑर्डर होता है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके अकॉर्डिंग। कभी ऐसी कोई घटना जैसे आजकल जैसे किसी के माँ बाप यहाँ है, कोई बच्चा विदेशों में चला गया, बहुत पैसा भी कमा रहा है और वो उसको पता है फिर भी वो यहाँ आना नहीं चाहता, माँ बाप को देखना नहीं चाहते, ऐसी कोई घटना? ऐसे तो कई केस आते हैं, जीवित में तो असंख्य, लेकिन एक मृत का बताता हूँ। एमवाई हॉस्पिटल के मेन गेट पे बाहर जो यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा उल्टे लेटे हुए थे। किसी राहगीर ने, जिम्मेदार नागरिक ने हमें सूचना दी, क्योंकि इंदौर में जब भी सड़कों पे कोई पड़ा होता है तो पुलिस के पहले हमारे पास कॉल आता है। हम गए, हमने देखा बाबा का शरीर अकड़ चुका था, उनके प्राण त्यागे उन्हें 6 से 7 घंटे हो चुके थे, और नाली में उनका एक हाथ लटका हुआ था इस तरह से, तो उसमें चींटियां लग गई थी और ये इतने पंजे को चींटियां खाना स्टार्ट कर चुकी। जैसे ही भैया और हमने उस बाबा को ऐसा उल्टा किया, उनका फेस देखा, तो मेरे को समझ में आ गया कि इनका बेटा कौन है। तो मैंने उनके पुत्र को फोन लगाया, वो उस समय उड़ीसा में था। मैंने उनसे एक ही सवाल किया, भैया क्या हालचाल है? बोले अच्छा हूँ। मैंने कहा आपके पिताजी कहाँ पे हैं? तो बोले वो आप उनको पहचानते थे? हाँ, मैं जानता था उन्हें। कई ऐसे बुजुर्ग है ना जो पीड़ित हैं, उनको अक्सर हम पहचानने लग गए 4-5 सालों में। पिताजी कहाँ है? तो बोले वो तो इंदौर में है, उनको मैंने एक वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। तो मैंने आपकी आखिरी बार बात हुई थी? बोले हाँ, 1-2 महीने पहले। मैंने सर 2 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर रहा हूँ। मैंने वीडियो कॉल करके वो जो बॉडी को उनको दिखाया, तो उसने तुरंत कॉल काटा और मुझे वापस से फ़ोन लगाया कि भैया अगर इसमें कुछ पैसा लग रहा है, 10-50 हज़ार 20 हज़ार इनके अंतिम संस्कार में, तो आप ले लो, लेकिन मुझे अब इनसे संबंधित किसी प्रकार का वीडियो फोटो मत दिखाना। और जो हो गया वो उनका रियल बेटा? हाँ, उनका रियल बेटा। बोला आप भी भूल जाओ, हम भी भूल जाए। तो हमने उनके हाथ जोड़े, भैया हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारी टीम इतनी सक्षम है। मुझे तो लगा था कि अब आपके अंदर कोई मानवता हो, पिता के प्रति प्रेम हो, इसलिए ये घटना उससे रिलेटेड है। ऐसी घटना हुई तो ये सब काम आपने देखा, तो फिर आपको लगता है कि जैसे आजकल के युवा हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, क्या करना चाहिए उनको? उनको ये मैसेज है, सबसे पहले तो अपने माता पिता की पूजा करें, उसके बाद किसी देवी देवता या ईश्वर को पूजें। सबसे बड़े अपने माँ बाप है, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जैसे ये वार्ड आपने दे रखा, हम इसका वीडियो भी बनाएंगे, तो इसमें ये मेडिसिन वगैरह ये कहाँ से आती ये है? गवर्नमेंट, मेडिसिन, फूड और डॉक्टर्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें इनका रख रखाव, इनका आगे का क्या फ्यूचर है, कहाँ भेजना, कोई सर्जरी में कोई इम्प्लांटेशन डलवाना, बाहर की कोई मेडिसिन है, इनकी साफ सफाई, निलाना धुलाना, आश्रम भेजना, इनकी फैमिली को ट्रेस करना, ये चीज़ हमारा काम है। अब तक का सबसे महंगा कोई इलाज आपने करवाया हो, सबसे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस सॉल्व करवाया? देखो कई केसेस तो बड़े महंगे हुए हैं, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हुई, मतलब व्यक्ति बचे नहीं है। लेकिन एक बच्ची का करवाया था, ब्लड कैंसर था, इंदौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। छुट्टी नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल वाले। 7 साल की बच्ची थी, त्रिशा नाम था उसका। उसका 1.5 लाख रुपए का बिल पेंडिंग था कि अगर बिल नहीं भरोगे तो छुट्टी नहीं देंगे। तो वो हमने हमारे सेवाभावी दोस्तों से मदद मांगी, आधे घंटे में 1.5 लाख की राशि वहाँ जमा की, बच्ची की छुट्टी हो गई। पर बाबा महाकाल की मर्जी कुछ और थी, ब्लड कैंसर 3rd स्टेज में था। 1 साल बाद वो त्रिशा की मृत्यु हो गई। उसके पिता ने बाद में जानकारी दी कि भैया आपने इतनी हेल्प की थी, लेकिन बेटी अब बच नहीं पाई, इस दुनिया में नहीं है। काफी दुख हुआ होगा। बहुत जी।
अब आगे आपका क्या प्लान है, मतलब जैसे इस संस्था को? आगे से हमारा ये प्लान है, एक आश्रम को हम लोग ओपन करना चाहेंगे। अच्छा। और जो एमआरआई सीटी स्कैन संबंधित जो आते हैं मरीज, बाहर के जिलों से आते हैं या जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता है, तो वो प्लानिंग हमारे उसमें है ये। सरकार से क्या मदद की अपेक्षा रखते हैं और क्या करना चाहिए अगर ऐसा सरकार कुछ से हो? तो देखो ये मदद चाहते हैं कि जैसे ओबीसी आयोग बना, एसटी आयोग बना, महिला आयोग बना, तो एक अगर लावारिस आयोग भी बना दिया जाए। जैसे हमारे बुजुर्ग जो सड़कों पे प्राण त्याग देते हैं ना, बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो उनके लिए भी अगर एक विभाग बना दिया जाए सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत, कि उनके रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, उनका उपचार हो जाए, तो हमारी बस यही है। हम हमारे लिए बिल्कुल। स्पेशल, हम लोगों के लिए स्पेशल कुछ नहीं चाहते। वृद्धाश्रम का एक वो सवाल कि इतने आप वृद्धाश्रम यहाँ पे कहाँ कितने सारे वृद्धाश्रम, काफी वृद्धाश्रम है इंदौर तो में। उसमें सभी जिनके बेटे नहीं है वही लोग हैं या फिर बेटों ने छोड़ रखे वैसे लोग? ऑल ग्रेडेड। अच्छा, सभी लोग हैं। तो उनके कुछ जीवन की ऐसी घटना बता दो जिससे आप दिल दहल जाने वाले। देखो वो तो वैसा हो गया कि वृद्धाश्रम में आ गए ना, तो वो भूल चुके हैं बच्चे। ऐसी सुविधाएं मिलती है? एक वो बच्ची ना अमेरिका वाली बच्ची का हाँ। बताइए आप। एक बुजुर्ग दादा मिले थे, एमवाई हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए थे, एक साइड से बॉडी पैरालाइज हो गई थी, बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे। तो मानवता के नाते हम लोगों ने थोड़ा रेस्क्यू किया उनका। अपने मित्र हैं एक हमारे यश पाराशार जी, उनके वृद्धाश्रम में उन्हें रखा। 3-4 दिन 8 दिन जब बाबा में चेतना आई, थोड़ा भोजन वोजन लेने लगे, साफ सफाई, तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि बेटा मेरी 2 बेटियां हैं। तो हमने कहा कहाँ है, बता दो, हम उनको लेके आ जाए, हो सकता है आप घर से भटक गए हो। तो बोले भटका नहीं हूँ, मैंने पढ़ा लिखा के उनको विदेश भेजा, अमेरिका, वो वहाँ शिफ्ट हो गई, शादियाँ हो गई है। तो इस तरह भी लोग विदेश चले जाते हैं, पिता सड़कों पे हैं, वो संपर्क भी नहीं करना चाहते वो। बिल्कुल, देखो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं आप जीवन में कल्पना नहीं कर सकते हो। वैसे इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का इलाज करवाया, ऐसे ऐसे लोगों को सदगति दी, ऐसे ऐसे लोगों को मुक्ति दिलवाई है और कई सारे ऐसे काम किए हैं। तो सर अंत में मैं आप लोग देखने वाले हैं उनको परिवार में, समाज में, देश में, आसपास जहाँ पे भी जाते आते हैं, तो किस तरह से उनको मतलब मानवता के नाते क्या करना चाहिए, क्या हेल्प करना चाहिए? सबसे पहले ये करना चाहिए उनको, अपने आसपास देखना चाहिए कि अपने आसपास का वातावरण क्या है। अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है या परिवार को देखना चाहिए, तो उसको आप अच्छे से पढ़ा लिखाई करें और अपने मतलब इनकम का 10% या 5% दान करें। चाहे किसी रूप में भी दान करें वो, उसमें कोई मनाही नहीं है, ताकि वही दान पलट के वापस उनके पास रिटर्न मिलता है। क्योंकि दिया हुआ दान जो है वो अपने संग चलता है और रखा हुआ जंग लगता है, जो अपन खाते हैं वो अपने को अंग लगता है। हाँ, बेस्ट है किसी को खर्च करने से बढ़िया इधर उधर आप पैसे उड़ा दो, उससे बढ़िया किसी का सहयोग में लगाना चाहिए। आप युवा हैं और शिक्षा से जुड़े हुए पीएससी की तैयारी करने के लिए भी यहाँ पे आए। आप अपने जैसे युवाओं को क्या बोलना चाहें? मैं तो अपने जैसे युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि ये थिंकिंग रखो मत कि बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा साइंटिस्ट बनना है। पहली थिंकिंग ये होनी चाहिए कि फर्स्ट एक ह्यूमन बनना है, एक इंसान बनना है। जिस दिन इंसान बन गए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरह अपना जीवन सड़कों पे व्यतीत कर दो, लाशों के बीच में रहो, संभव नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही काम के लिए नहीं बना है। अपने माता पिता का सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो, और आसपास जहाँ रहते हो वहाँ जितने जरूरतमंद लोग हैं, जो मदद हो सके आपसे, ब्लड दे सको, घर से 2 रोटी दे सको, अपनी सैलरी में से भैया ने बताया 5% या 2% जो भी देना चाहो, ईमानदार बने, अच्छे इंसान बने, माता पिता का सम्मान करें। अगर ये गुण आप में आ गए तो हमारा देश जरूर विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 रहेगा हमेशा। तो ये थे जयू जोशी उर्फ सोनू सूद और आप करीम पठान जी। इनसे बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जैसा इन्होंने बताया कम से कम 10,000 लाशों का तो इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, उसमें सभी धर्म के लोग, और कम से कम कितने लोगों का जो इलाज करो। वो असंख्य सर, उसकी तो कोई गिनती नहीं हमने अभी तक करी है। 5 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, महीनों में 30 भी हो जाते हैं, असंख्य। मतलब लाखों लोगों का इन्होंने जीवन जो है सड़कों से उठा करके उन्होंने अपने घर भिजवा दिया। कईयों को कोई दिमाग से पागल हो गया था, उसको सही करवाया, और कई सारे ये वार्ड भी हम थोड़ा सा भी आपको बताएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इनके जैसा, इनसे इंस्पायर होकर के कम से कम, बहुत कुछ नहीं कर सको तो थोड़ी बहुत सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और अंत में मेरे चैनल को भी एक मैसेज आप दे दें। हमारे भैया का जो चैनल देख रहे हैं आप सब, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसीलिए नहीं कि इस पे हमारा इंटरव्यू आ रहा है, जैसे हम जैसी और जो शहर में से छुपी हुई जो शख्सियत होती है, तो अगर उनसे आपको रूबरू होना है तो हमारे भैया का जो यूट्यूब चैनल है,
इसी तरह आप सहयोग करें ताकि आपको समाज सेवा के नए आयाम प्रतिदिन यहाँ देखने को मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय हिंद। यहाँ का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे बढ़िए और उनको दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।